हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। मेरा नाम दीपक जोशी है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो बाघों का आतंक रहा है। यह आतंक आज का नहीं, वर्षों पुराना है और इसके कारण अनेक लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। यहाँ तक कि गांव के गांव इन बाघों की डर के कारण खाली हुए हैं। वह स्थिति सालों से चलती आ रही है। वह स्थिति में आज भी वर्तमान में भी बदलाव नहीं आया और आज भी बाघ के डर से लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, या कितनी जगह कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जगह जगह आप लगातार ऐसी वीडियो देखते होंगे जहां बाघ के कारण लोग घायल होते हैं, यहां तक कि कितने लोग मर भी जाते हैं। लेकिन आज हम दो ऐसे खूंखार बाघों की कहानी आपको सुनाएंगे जिसके कारण तब का पूरा उत्तराखंड कांप जाता था, थर्रा जाता था। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। आखिर जिम कॉर्बेट कौन थे? अगर आप उत्तराखंड गए हैं और घूमने के शौकीन हैं तो आप कॉर्बेट नेशनल पार्क को अवश्य ही जानते होंगे, जिसे लोग जाते हैं, घूमते हैं, वहां के जो पशु होते हैं उनको देखते हैं और वहां घूमने में लोगों को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन इस जिम कॉर्बेट के पीछे की कहानी भी बहुत बड़ी है। जिम कॉर्बेट एक ऐसा नाम जिनका असल में नाम था एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, जिनका जन्म नैनीताल में ही हुआ था। मूलतः यह अंग्रेज थे, लेकिन इनके दादा पहले ही भारत आ चुके थे, इसलिए इनका जन्म तब नैनीताल में ही हुआ। इन्होंने अपनी शिक्षा नैनीताल से ही ग्रहण की और यह जाड़ों में विशेषकर कभी काला ढूंगी तो कभी नैनीताल आना जाना इनका बना रहता था और वहीं से इन्होंने पढ़ाई की। और कम मतलब 6-7 वर्ष की आयु थी, इनके पिता का निधन हो गया, परिवार की जिम्मेदारी इन पर आई। तब इन्होंने 18-20 वर्ष की आयु में भारतीय रेलवे में नौकरी ग्रहण की और 20 साल तक रेलवे को अपनी सेवा दी। और उसके बाद यह भारतीय सेना में शामिल हुए, तब की ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए और सेना के लिए काम करने लगे। लेकिन इसके बाद इन्होंने अपना एक अलग रास्ता चुना और जाने माने शिकारी बन गए। यह पशुओं से अति प्रेम करते थे, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए कुछ ऐसा किया कि लोग इन्हें आज भी याद करते हैं। और इसी नाम के कारण सन 1957 में इस नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किया गया। अब बताते हैं आपको इससे पहले की कहानी। समय था 1960 का। नेपाल और चंपावत में एक बाघिन का आतंक मच गया था और नेपाल में इसने 234 लोगों को खाया और तब वहां के लोगों ने इसे भारत भगाया और टोटल मिलाकर इसने भारत और नेपाल में मिलाकर 436 लोगों को अपना शिकार बना दिया था। यह बाघिन इतनी आदमखोर थी कि यह दिन में भी लोगों को उठाकर ले जाती थी और मार देती थी। इसके मुंह में खून इस कदर समाया हुआ था कि यह हर समय मनुष्य को ही खाने लगी थी। इस बाघिन की डर के कारण लोगों में डर बैठ गया था। लोग रात तो छोड़ो, दिन में भी अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे और इसके कारण वहां के लोग परेशान हो गए थे। तब की सरकार ने इस बाघिन को मारने के लिए जबरदस्त इनाम रखा और जो इसे मारेगा उसे बहुत इनाम देने, नौकरी देने की अनेक अनेक शर्तें लागू की गई। अनेक बड़े बड़े शिकारी उस क्षेत्र में बुलाए गए, लेकिन इस बाघिन को कोई भी अपने टारगेट में नहीं ले पा रहा था। तब जिम कॉर्बेट को वहां बुलाया गया क्योंकि वह एक मशहूर शिकारी हुआ करते थे। तब जिम कॉर्बेट ने कुछ शर्तें रखी, कहा कि पहले जो इस बाघिन पे इनाम रखा है उसे वापस ले लिया जाए और जो भी इस क्षेत्र में बाहरी शिकारी आए हैं उनको वापस बुला लिया जाए, तब मैं इस बाघिन का हत्या करूंगा या टारगेट इससे मैं करूंगा। ऐसा ही किया गया। जिम कॉर्बेट को इसको मारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। हफ्तों तक उस बाघिन की रेकी करते रहे, तब जाकर जिम कॉर्बेट ने 436 लोगों को खाने वाली इस बाघिन का अंत किया। इसी के कारण लोग उन्हें वहां अपना आदर्श मानने लगे। इसी के साथ साथ उन्होंने उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में अनेक आदमखोर बाघों का एनकाउंटर किया। उन्होंने अपने जीवन काल में 50 बाघ और 250 तेंदुओं का संहार किया और उसके बाद जब वह उत्तराखंड का बंटवारा हुआ, मतलब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद वह केन्या चले गए। केन्या जाकर उन्होंने अनेक किताबें लिखी जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में घटी इन सारी बातों का जिक्र किया। उनकी कुछ प्रमुख जो किताबें हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा विवरण देता हूं। उन्होंने लिखी थी द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं,
मैन ईटिंग लेफ्ट एट रुद्रप्रयाग, माई इंडिया, द टेम्पल टाइगर, ट्री ट्रॉप्स। ये उनकी कुछ मशहूर किताबें हैं जो उन्होंने केन्या जाकर लिखी और इसमें उन्होंने उत्तराखंड में घटित अनेक बातों का जिक्र किया। यह पशुओं से अति प्रेम करते थे, ये पशुओं को जेंटलमैन कहते थे, लेकिन आदमखोर बाघों को यह पहचान लेते थे कि यह आदमखोर है। इन्होंने पशुओं पर बड़ी रिसर्च की, हमेशा उनको देखा, पहचाना और तब इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि कोई भी बाघ एकदम पशुओं पर हमले नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति उसे कभी भी अपने जीवन काल में, उसके जीवन काल में परेशान करता है तो वह बदला लेने के लिए तड़पता है और इसी बदले लेने के कारण वह आदमखोर बन जाती है या बन जाता है। तो उन्होंने अपनी किताब में अनेक कुछ लिखा है बाघों के बारे में, पशुओं के बारे में, कि वह किस तरीके से मानव के लिए महत्वपूर्ण है, इनको क्यों बचाया जाना चाहिए, क्योंकि वह पशुओं के बहुत बड़े संरक्षक बाद में बन गए थे, पशु प्रेमी बन गए थे। लेकिन जब संकट में उत्तराखंड के लोग थे तब उन नरभक्षी बाघों का संहार किया करते थे। रुद्रप्रयाग में एक तेंदुए ने 250 लोगों को खा दिया था और जो जोड़ी थी बाघ बाघिन की और जो उसके साथ छोटा शावक भी था वह भी अब बचपन से ही मनुष्यों का ही खून खाने लगा था। इसलिए उन पर आरोप भी लगता है कि कई बार कि उन्होंने अनेक छोटे छोटे शावकों की भी हत्या की थी। लेकिन जो कारण भी रहे होंगे, जो आदमखोर बाघ थे उत्तराखंड से उन्होंने तब के समय में समाप्त करने की कोशिश तो अवश्य की थी, लेकिन आज का वन विभाग ऐसी कोशिश नहीं करता। पिंजरे जगह जगह लगाता है जहां जहां आदमखोर बाघ होते हैं, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता है। उसके पिंजरे में या तो बकरी फंसती है या काकड़ फंसता है, जिसे आप कस्तूरी मृग के रूप में जानते हैं, या चूहा या मेढक फंसता है। असल में बहुत कम मामले ऐसे आते हैं जिसमें आदमखोर बाघों को पकड़ने में उत्तराखंड वन विभाग सफल हुआ हो। अब आते हैं उत्तराखंड में मशहूर कॉर्बेट पार्क के बारे में। कॉर्बेट पार्क का गठन 1936 में हुआ था। तब इसका नाम तब के जो यूपी के राज्यपाल थे उनके नाम से हुआ था, इसी मैकम हैली, इसलिए इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था 1936 में। और 1952 में इसका नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क किया गया। लेकिन कुछ ही सालों बाद जिम कॉर्बेट के उत्तराखंड में किए गए इस योगदान को ध्यान में रखते हुए इस पार्क का नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है, जहां कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। और पूरी दुनिया में यह पार्क बाघों के संरक्षण के लिए मशहूर है और यहाँ अनेक बाघ इस समय हैं। अगर आप घूमने जाते हैं तो आपको भी यह दिख जाएंगे। इसीलिए उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं के लोग जिम कॉर्बेट एक अंग्रेज होने के बाद भी उनसे स्नेह करते हैं। जहां पूरा भारत अंग्रेजों से सख्त नफरत करता था, तो तब भी उस समय में भी इस अंग्रेज से भारतीय मूल के लोग प्यार किया करते थे। अनेक कहानियां यहाँ तक मिलती हैं कि जो उनकी बंदूक थी वह एक वहीं के रहने वाले व्यक्ति को दान में देके गए थे, भेंट स्वरूप देके गए थे, जो बंदूक आज भी सहेज कर रखी गई है। और जब कॉर्बेट अपने यहाँ से पलायन किया, केन्या की तरफ जा रहे थे, तब उनको गले लगा लगा कर वहां के लोग रो रहे थे। अंग्रेजों के जाने में बेहद खुश थे, परंतु जिम कॉर्बेट के भारत छोड़ने से वह दुखी थे। वह अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करते थे और उन्होंने अपने आप को हमेशा हिंदुस्तान प्रेमी ही कहा। उनके नेतृत्व में जब वह सेना में थे, अनेक बार प्रथम विश्व युद्ध के समय भी वह सेना में कुछ एक टुकड़ी का हिस्सा बने और उनके नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाही वहां पर उनके सहयोग में युद्ध लड़े थे। यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम हमेशा जाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को पता है कि जिम कॉर्बेट असल में कौन थे। इनका उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं, नैनीताल, चंपावत के इन बाघ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या योगदान है, यह हम कम ही जानते हैं। मशहूर कुछ गाने हुए हैं, जैसे चंपावत के पनार घाटी की बात करें, पनारा की बाना, जो आज बहुत मशहूर है, लेकिन उस समय इस पनार घाटी को मुक्त करने में जिम कॉर्बेट का योगदान था। अगर जिम कॉर्बेट उस समय उस बाघिन का शिकार नहीं करते तो यह माना जाता है कि चंपावत की पनार घाटी उस समय पलायन का बहुत बड़ा शिकार होती और हो सकता है वह पनार घाटी खाली हो जाए। इसी प्रकार से जो एक मशहूर गाना है, हाँ बागारे गढ़वाले में बाघ लागी हाँ बागाले, तो इसके पीछे भी आज तो डीजे में ये अवश्य बजता है, लेकिन उस समय एक डर था इस गाने में। लोगों को संकेत सूचना देने के लिए ऐसे लोकगीतों का आविष्कार किया गया था।
लेकिन आज के वक्त में कुछ बदल गया है। अब बात करते हैं आज के वक्त में बाघों से कैसे निपटा जाए। देखो, बाघों का शिकार करना कानूनन अपराध है और आदमखोर बाघों के लिए विशेष अनुमति वन विभाग से लेनी पड़ती है, लेकिन वन विभाग में बैठे कोई ऐसे अधिकारी नहीं है, ऐसे शिकारी नहीं है जो इन आदमखोर बाघों का शिकार कर दें। यही कारण है कि आज भी उत्तराखंड के अनेक लोग इन आदमखोर बाघों का शिकार होते हैं, अपनी जान से हाथ धोते हैं और आज भी लोगों के अंदर बाघ का वही भय, वही डर का माहौल बना हुआ था जो वर्षों पुराना है। और आज भी लोग, उत्तराखंड के लोग बाघ की डर से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा उत्तराखंड में कर्फ्यू लग गया था इस बाघ के डर के कारण, और जगह जगह आप देखेंगे तो जिन क्षेत्रों में बाघों का आतंक होता है वहां लगातार छोटे स्कूल, आंगनबाड़ी के स्कूल या प्राथमिक स्कूल, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल तक के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उत्तराखंड इन बाघों की इस आतंक से कब आजाद होगा यह हमें नहीं पता। इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, अपनी राय कमेंट में अवश्य दीजिए। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।